नमस्कार, मैं जैस्मिन शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गर्मी के मौसम में हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं। इसके अंतर्गत जो किसान बरबटी की खेती करना चाहते हैं तो ये समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसका अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बरबटी की उन्नत प्रजातियों का चयन कर खेत की तैयारी करते हुए वैज्ञानिक विधि से बुआई किस तरह से करनी है, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना के डॉक्टर संदीप सिंह तोमर। जैसा कि किसान भाई हम देख रहे हैं कि जो वसंतकालीन समय है, गर्मियों का समय आ रहा है, इसमें जो बरबटी या लोबिया या काउपी जिसे कहते हैं या कहीं कहीं रमास भी इसको कहते हैं, इसकी जो फसल है अच्छे उत्पादन के दृष्टिकोण से हम देखें तो दो पर्पज होते हैं, या तो दाने के लिए या हरी फली सब्जियों के लिए बाजार में बेचने के लिए। इसके बाद हम बात करें कि उन्नतशील प्रजातियों की, क्योंकि कोई भी फसल लेते हैं उसमें उन्नतशील प्रजातियाँ और उच्च गुणवत्ता युक्त बीज होना आवश्यक है। उन्नतशील प्रजातियों में हम देखें कि इसमें कुछ प्रजातियां जो हैं कि बरसात के सीज़न की होती हैं, कुछ गर्मियों की होती हैं। गर्मियों वाली में हम देखें तो कुछ बीज उत्पादन के लिए होती हैं या कुछ हरी फली मार्केट में या कुछ दोनों पर्पज से उगाई जाती हैं। जिसमें हम देखें कि जो उन्नतशील प्रजातियां हैं आपकी, तो पूषा फागुनी ये हमारे इस सीजन के लिए सबसे प्रसिद्ध वैरायटी और अच्छी मानी जाती है पूषा फागुनी। और इसके अलावा पूषा दो फसली जिसे कहते हैं कि ये इस सीजन में भी गर्मियों वाले में और बरसात दोनों के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा पूषा कोमल है जो कि फलियों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब देखें कि अर्का कंचन जो है उसको भी बोल सकते हैं, अर्का गरिमा है, काशी कंचन है, काशी उन्नति करके एक प्रजाति है, ये भी हरी फली के लिए उन्नत है। हरी फली के हिसाब से देखें तो काशी कंचन और काशी उन्नति ये लगभग 150 से 175 कुंटल प्रति हेक्टेयर हरी फली का उत्पादन देती हैं। इन उन्नतशील प्रजातियों का आप उगाड़ करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई लोबिया की खेती करते हैं जिसे बरबटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसका अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि का चुनाव और तैयारी करते हुए खाद उर्वरक प्रबंधन कैसे करें, आइए जान लेते हैं। तो इसकी अच्छे उत्पादन में बात करें तो सबसे पहले ज़मीन की बात आती है। ज़मीन में देखें कि अच्छी गुणवत्ता युक्त जिसमें कि जीवांश की मात्रा पर्याप्त हो, उस तरह की बुलई और बुलई दुमट मिट्टी इसके लिए अच्छी उपयुक्त मानी जाती है। इसी के साथ साथ जल निकास का समुचित प्रबंध होना भी आवश्यक है, क्योंकि जल भराव की दशा में इसके उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब इसकी तैयारी की बात करें ज़मीन की, तो जब भी आपकी देखते हैं कि रबी की जो फसल की कटाई हो चुकी है उसके बाद जो सिंचित एरिया है जहाँ पर सिंचाई की सही सुविधा है, पलेवा करके खेत को 3 से 4 बार अच्छी तरह से तैयार कर रहे हैं, भुरभुरा कर रहे हैं और खरपतवारों से रहित कर रहे हैं। उसके बाद तैयार करने के बाद पाटा लगा के खेत को समतल करने लेना चाहिए और पाटा लगाने से नमी का ह्रास भी कम होता है। इसी के साथ साथ हम देखें कि इसमें पोषक तत्वों की बात करें तो पोषक तत्वों में जो उर्वरक उपयोग करना है आपको, उसमें रासायनिक खादों के साथ साथ में ऑर्गेनिक जो देसी खाद है उनका भी उपयोग करना जरूरी है। देसी खादों में हम कहते हैं कि लगभग 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है वो खेत की तैयारी के समय ही आपको उपयोग करना है। इसी के साथ में हम देखें कि लगभग 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है, मीरोठा पोटास। तो पोटास के और फास्फोरस के और नत्रन की जो मात्रा है वो लगभग हम देखते हैं कि आधी नत्रन और फास्फोरस पोटास की संपूर्ण मात्रा खेती की तैयारी के समय उपयोग कर देना है। शेष जो नत्रन की आधी मात्रा बचती है वो फसल जब हमारी लगभग 25 दिन की हो जाती है उस अवस्था पर उसको डाल देना है, उससे अच्छी वृद्धि होती है। किसान भाइयों, लोबिया या बरबटी का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीज की उचित मात्रा तथा बीजोपचार करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई कैसे करना है, आइए जान लेते हैं। बीज की मात्रा की बात करें किसान भाई तो लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की आवश्यकता होती है। बीज को बोने से पूर्व हम देखते हैं कि अच्छी तरह से फफूंदनाशी दवा जैसे कि थायरम
3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको उपचार करके बोना चाहिए। इसी के साथ साथ हम देखें कि जब बुवाई करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी भी नियंत्रित करना है। तो उसमें हम देखें 30 से 40 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी होगी और पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इस तरह से जब इसकी बुवाई करेंगे तो उपयुक्त लाइनों में बोएंगे तो हम देखेंगे कि निश्चित तौर पर आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, लोबिया की फसल का उचित विकास हो, इसके लिए आप खरपतवार नियंत्रण करते हुए सिंचाई प्रबंधन कैसे करें, आइए जान लेते हैं। इसी के साथ साथ देखें खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो जब आप बुवाई करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण विशेष जरूरी है। गर्मियों की फसल है, पानी भी बार बार लगाना पड़ता है, तो उस दशा में खरपतवार शुरू की जो अवस्था है उसमें नुकसान पहुंचा दे, बाद की अवस्था में तो फसल अच्छी बढ़वार करके खरपतवारों के साथ प्रतियोगिता में आगे निकल जाती है। तो इसलिए शुरू की अवस्था में आप 1 से 2 निराई गुड़ाई करना जरूरी है। पहली निराई गुड़ाई लगभग 25 दिन की अवस्था पर और दूसरी लगभग 40 से 45 दिन की अवस्था पर 2 बार निराई गुड़ाई करें किसान भाई। या आप बुवाई के समय किसान भाई इसमें खरपतवार नाशक पेंडिमेथिलिन की 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 800 लीटर पानी में मिला करके और बीज बुवाई के दूसरे दिन हम छिड़क दें इसे, तो इससे भी खरपतवारों का नियंत्रण होता है। अब बात जल प्रबंधन की बात करें तो हम देखें कि दलहनी फसल होने के नाते किसी भी दशा में जल भराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। फसल का जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो रुक जाती है। तो इसीलिए किसान भाई ये ध्यान रखें कि आवश्यकता अनुसार इसमें सिंचाई करें। गर्मियों में सिंचाई जल्दी अवस्था पे करना चाहिए। यदि दाने के लिए उत्पादन कर रहे हैं तो पुष्पावस्था से पहले और जब फली का प्रकाश हो उस समय सिंचाई आवश्यकता है। यदि आप हरी फली के लिए कर रहे हैं तो उसमें लगभग 8 से 10 दिन के अंतर पर आप सिंचाई करते रहें, जिससे फली का हमारा अच्छा उत्पादन आपको प्राप्त होता रहेगा। तो इस तरह से किसान भाई ये सभी बिंदुओं का ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर आप बरबटी जो कहते हैं कि जो काउपी है या बरबटी है या रमाश जिसे कहते हैं, लोबिया कहते हैं, इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे प्रदेश के जो किसान रबी प्याज की खेती कर रहे हैं वो बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी है, जैसे कि खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई व उर्वरक प्रबंधन एवं कीट व रोगों का नियंत्रण इत्यादि। तो प्याज की फसल में इन्हीं सब कार्यों को कब और कैसे करना है, आइए जानते हैं फल अनुसंधान केंद्र ईंट खेड़ी जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ प्रवीण बर्डे से। आपको प्याज की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन तथा उसमें जो आवश्यक कृषि माला की जाती है, जो प्याज रोपण के पश्चात किसान भाइयों आपको बहुत सारी कृषि कार्यमालाएं करना आवश्यक होता है, जिससे कि उत्पादन अच्छा प्राप्त हो। किसान भाइयों, सबसे पहले फसल लगाने के उपरांत आपको निदाई गुड़ाई करना बहुत आवश्यक होता है। निदाई गुड़ाई समय समय पर करते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त खरपतवारनाशी रसायनों का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन किसान भाई यदि इसमें आप जैसे यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है तो इससे मृदा की नमी भी बनी रहती है तथा जो रासायनिक दवाओं का प्रभाव भूमि के ऊपर पड़ता है, इससे भी भूमि खराब होने से बची रहती है। किसान भाइयों, इसके लिए आप करीब 20 से 25 दिन के अंतराल पे खुरपी की सहायता से जो खरपतवार उगते हैं उसे निकाल दे, जिससे कि उपज पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। किसान भाइयों, प्याज की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सही समय पर सिंचाई करते हुए यूरिया का प्रयोग कैसे करें, आइए जान लेते हैं। इसके बाद में आता है किसान भाइयों सिंचाई। प्याज में करीब 10 से 12 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, इसमें आप सिंचाई का ध्यान मृदा की किस्म के आधार पर रख सकते हैं। रेतीली भूमि में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है तथा जो दोमट भूमि होती है तथा काली भूमि होती है, इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। सिंचाई जनरली 7 से 10 दिन के अंतराल पे करते रहना चाहिए। रेतीली भूमि में आप 5-6 दिन के अंतराल पे करें तथा काली मिट्टी में आप करीब
10 से 12 दिन के अंतराल पे सिंचाई कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आप रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं तो आपको नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम तथा पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। इसमें आप फास्फोरस और पोटास को रोपाई के पहले ही आप ज़मीन में मिला दें और जो नाइट्रोजन की मात्रा इसे 2 बराबर भागों में बांटकर करीब 20 से 25 दिन के अंतराल पे प्रथम बार तथा इसके बाद में 1.5 महीने की अवधि पे आप नाइट्रोजन की आधी जो बची हुई मात्रा है इसको टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे सकते हैं। किसान भाइयों, प्याज की फसल को कुछ कीट और रोग अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जान लेते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद में आता है प्याज में जो लगने वाले कीट तथा बीमारियों के बारे में। इसमें आता है कीट जो जिसे थ्रिप्स कहते हैं। थ्रिप्स पत्तियों का रस चूसता है जिससे कि पत्तियां पीली पड़ने लगती है। ऊपर से जो सिरे दिखाई देते हैं वो पीले होते हैं तथा उपज पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड दवा आती है, इसे आप 0.3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से यदि उपयोग करते हैं तो थ्रिप्स का नियंत्रण हो जाता है। इस किसान भाइयों, इसके बाद में आता है प्याज में रोग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जिसका नियंत्रण करना आवश्यक होता है। एक नुकसानदायक रोग है जिसे कि बैंगनी धब्बा कहते हैं। बैंगनी धब्बा के कारण किसान भाइयों प्याज की जो पत्तियां होती है इसमें पहले भूरे रंग के धब्बे बनने लगते हैं, बाद में यह धब्बे ज़्यादा गहरे होकर बैंगनी रंग के हो जाते हैं, जिसके कारण कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह प्रभावित होती है और पत्तियां सूखने लगती है। किसान भाइयों, इसके कारण उपज पे विपरीत प्रभाव पड़ता है और इसके नियंत्रण के लिए आप मैनकोजेब इसे 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से यदि इसका छिड़काव करें तो इसका नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद में आता है किसान भाइयों रोग झुलसा रोग। झुलसा रोग के कारण भी पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बनते हैं तथा पत्तियां सूखने लगती है, ऊपर से पीली पड़ते हुए नीचे की तरफ बढ़ती है, जिसके कारण कि जो कंदों का आकार है प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है और इससे उपज पर प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए आपको मैनकोजेब दवा का छिड़काव 2 ग्राम 1 लीटर पानी में छिड़काव करते हैं तो इसका प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। किसान भाइयों, इन्हीं सब बातों का यदि ध्यान रखा जाए तो प्याज की अच्छी उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अपने राज्य के अधिकतर किसान धान, गेहूं जैसी फसलों की कटाई के बाद आमतौर पर खेत में बचे फसल अवशेषों को जला देते हैं, जिससे वातावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में भी काफी कमी हो जाती है, क्योंकि अक्सर फसल अवशेष जलाने के दौरान मिट्टी में मौजूद लाभदायक जीवाणु भी जलकर नष्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे वहां की जमीन बंजर होने लगती है। इसलिए किसान कटाई के बाद फसल अवशेषों का प्रबंधन कैसे करें, चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं डॉक्टर रणधीर भारद्वाज से। खेतों में पराली जलाने से केवल धरती की उर्वरा शक्ति ही कमजोर नहीं होती है, बल्कि हवा में धुआं घुलने से पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। सरकार ने खेतों में फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाई है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से किसान पराली को आग के हवाले कर रहे हैं। किसान भाई जो फसल काटने के बाद जो फसल का जो अवशेष है उसको खेत में कभी भी नहीं जलाना चाहिए। को देखा गया है प्रायः कि किसान भाई जो गन्ना काटते हैं तो गन्ना का फसल अवशेष जला देते हैं,
धान काटते हैं तो धान का जो फसल अवशेष है उसको ही खेत में जला देते हैं। गेहूं काटते हैं या मसूर काटते हैं तो उसका जो भूसा होता है उसको भी फसल अवशेष के रूप में जला देते हैं। किसान भाइयों से अनुरोध है कि यदि आप फसल अपना जलाएंगे, खेत में जलाएंगे, तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। खेत में फसल अवशेष जलाने से जो खेत में जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, जो जीवाणु हैं, जो लाभदायक जीवाणु होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और खेत का जो उर्वरा शक्ति है वो प्रभावित होता है। धान और गेहूं की कटाई के बाद खेतों में बचे फसल अवशेषों या पराली को आग लगाने पर प्रतिबंध के बावजूद किसानों द्वारा अपने खेतों को जल्दी खाली करके दूसरी फसल के लिए तैयार करने के उद्देश्य से पराली को आग लगाने का रुझान काफी पुराना है। पराली जलाने से खेतों में मौजूदा भूमिगत कृषि मित्र कीट और सूक्ष्म जीव आग की गर्मी के कारण मर जाते हैं। इससे भूमि की उर्वरता भी कम होती है और फसलों को तरह तरह की बीमारियां लगने के अलावा शत्रु कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। मानव स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये धुआं अत्यंत हानिकारक है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जैसी हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। 1 टन पराली जलाने पर हवा में 3 किलो कार्बन कण, 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड, 1500 किलो कार्बन डाइऑक्साइड, 200 किलो राख और 2 किलो सल्फर डाइऑक्साइड फैल जाती है। इससे लोगों की त्वचा एवं सांस संबंधित तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो इसको जो जलाते हैं तो किसान भाई ये सोचते हैं कि हमारा जो खेत है वो काफी अच्छा होगा। ये अभी भी किसान के मन में इस प्रकार का बात होता है कि इससे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, लेकिन इसका कुप्रभाव पड़ता है। इसके अलावे उसका जो जल धारण क्षमता है वो भी कम जाता है। तो हम किसान भाई से ये अनुरोध करते हैं कि आप फसल के अवशेष को नहीं जलाएं। जिस खेत में फसल अवशेष रह जाता है उसके लिए किसान भाई से अनुरोध हम ये करेंगे कि किसान भाई वैसे खेत में जहां फसल अवशेष रहता है तो उसकी एक जुताई कर लें। यदि जुताई में कोई कठिनाई होती है तो आप 0 टिलेज मशीन का उपयोग करके फसल की बुआई करें, जिससे कि आपका जो फसल अवशेष है वो मिट्टी में ही संधारित होगा। किसान भाइयों, फसल अवशेषों का प्रयोग खाद बनाने में किया जा सकता है। इससे अच्छी क्वालिटी की खाद बनती है। फसल अवशेषों का प्रयोग फसलों में पलवार के लिए कर सकते हैं। साथ ही इसका प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में भी किया जा सकता है। फसल की कटाई के बाद खेत में जुताई करके भी फसल अवशेषों को खेत में मिलाया जा सकता है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा अब CSSRI लखनऊ के द्वारा एक हेलो CRD जीवाणु की खोज की गई, जिसका प्रयोग पराली में करने पर ये खेत में जल्दी ही सड़ जाता है और फसल की उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता करता है। उसका जो लाभदायक जीवाणु है उसकी भी वृद्धि होगी और हम जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तरफ हम बढ़ेंगे। जो खेतों की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहेगी और अधिक से अधिक उत्पादन आप प्राप्त करेंगे। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवपुर, जिला बैतूल के कृषक भगरी लाल ने। यह पावर टिलर यंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो भगरी लाल जी, आपकी जानकारी है तो प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों राम राम। आज के परिदृश्य में कृषि में जब
जोतों का आकार बहुत छोटा हो रहा है, किसानों के पास बहुत कम ज़मीन हो रही है, तो वो बड़े ट्रैक्टर, बड़े यंत्र लेने में सक्षम नहीं है। उस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आज के ज़माने में एक छोटा पावर टिलर आया है जो किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। प्राचीन काल से ही हमारे देश की खेती पशुओं पर निर्भर रही है, जिससे किसानों को समय और श्रम बहुत अधिक लगता था। लेकिन अब समय बदल गया है। किसान खेती के नए नए तौर तरीके अपना रहे हैं। पशुओं और मजदूरों की जगह अब मशीनों ने ले ली है। इन्हीं यंत्र में खेती में काम आने वाली खास मशीन है पावर टिलर, जिसने किसानों का काम काफी आसान कर दिया है। इससे किसान अपने सभी कार्य प्रणाली सुचारू रूप से कर सकता है। आपके सामने दिख भी रही होगी एक छोटी सी मशीन जो पावर टिलर कहलाती है, छोटे काश्तकारों के लिए बहुत अच्छी है। इसमें आप देख रहे होंगे एक एक्सीलेटर लगा है, सेल्फ स्टार्ट है, क्लच है, ब्रेक है, इसमें सेल्फ स्टार्ट के लिए बैटरी लगी है, फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक जो खपत है इसकी वो लगभग 1 घंटे में 800 से 900 ml है। और अगर रोटोवेटर चला रहे हैं जब है ये स्थिति 800 से 900 ml, कल्टीवेटर चलाते हैं, रिपर चलाते हैं, तब थोड़ी सी इसकी खपत कम हो जाती है। जोतों का आकार छोटा हो रहा है, किसान बड़े यंत्र खरीद नहीं पा रहा, महंगे यंत्र खरीद नहीं पा रहा। उस परिप्रेक्ष्य में इसको खरीद कर वो 80-90 हज़ार में खरीद कर अपने सारे कार्य कर सकता है। पावर टिलर खेतीबाड़ी की एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग खेत की जुताई से लेकर सभी कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। तो ये पावर टिलर यंत्र किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, आइए जानते हैं। ये मशीन जो आपको दिख रही है, पावर टिलर जो दिख रहा है, काश्तकार के बहुत सारे काम करता है। अभी आपके सामने रोटोवेटर लगा है, रोटोवेटर चलाता है, कल्टीवेटर चलाता है, सोइंग करता है, रिपर से अपनी फसल की कटाई करता है और साथ साथ में स्प्रे का काम भी करता है। और इससे वाटर की लिफ्टिंग भी कर सकते हैं और वाटर को खेत में सप्लाई करने के काम भी ले सकते हैं। पावर टिलर द्वारा खेत की जुताई, बागों में निराई गुड़ाई, फसल की बुवाई, सिंचाई, दवाओं का छिड़काव, फसल की कटाई इत्यादि कार्य कम लागत और कम समय में आसानी से किए जा सकते हैं। किसान भाइयों, इसीलिए कह रहा हूँ और प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तहत ये मेक इन इंडिया के तहत ही बनाया भी गया है। तो मेरे हिसाब से किसानों के लिए बहुत उपयोगी है और किसान भाई इसको काम में लेकर अपनी छोटी जोतों को के आकार को देखते हुए एक सफल काश्तकार भी बन सकता है। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं प्रदेश के कुछ मुख्य कृषि जिन्सों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। पालक की खेती करें, कम समय में अच्छी आय पाएं। पशुओं से कैसे लें स्वच्छ दूध उत्पादन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-4192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।